आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। आज इसका पहला वीडियो लेक्चर है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक कोर सब्जेक्ट है जो BS CS, BS IT और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। असेंबली लैंग्वेज के बारे में नॉर्मली ये डराया जाता है कि इसमें प्रोग्रामिंग करना जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, इसको समझना जो होता है मुश्किल होता है, क्योंकि इससे पहले जो लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम आसानी के साथ अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं, उसको हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम असेंबली लैंग्वेज को अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं तो इससे हमारी एक लॉजिक भी डेवलप होती है और प्लस हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से डायरेक्टली अपने CPU के साथ, CPU में मौजूद रजिस्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम किस तरीके से मेमोरी में पड़े हुए डाटे को एक्सेस कर सकते हैं और मेमोरी में डाटे को स्टोर कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज को सीखने के लिए इसका जो प्री रेक्विजिट है, नॉर्मली हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं या सेकंड सेमेस्टर में हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली प्री रेक है असेंबली लैंग्वेज का। आपके पास किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। C लैंग्वेज है, C++ है, बेसिक है, कोई भी आपने प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी हो, आपने सीखी हो। नंबर 2, आपके पास ASCII कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स, जो करैक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं, इनका ASCII कोड क्या होता है। बिकॉज यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में हम डायरेक्ट ASCII कोड के साथ क्या कर रहे होते हैं, हम प्ले कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। जैसा कैपिटल A का ASCII कोड जो है वो 65 है, कैपिटल B का 66 होगा एंड सो ऑन। और इसी तरीके से स्मॉल a जो है वो आपका स्टार्ट होता है 97 से, स्मॉल b जो होगा वो 98। इसी तरह अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 का ASCII कोड जो है वो 48 है, 1 का ASCII कोड जो होगा 49 होगा। तो ये ASCII कोड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पे जाकर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, ASCII कोड का एक टेबल आपके पास जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप्स हम लोग असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। जिस तरह प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम लोग इंटीजर की, फ्लोट की, लॉन्ग की, डबल की, करैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफाइन बाइट है, डिफाइन वर्ड है, डिफाइन डबल है। तो ये डाटा टाइप्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कंडीशंस लगाते हैं, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग लूप्स को यूज़ करते हैं। तो इनका नॉलेज जो है वो हमारे पास जो है वो होना चाहिए ताकि हम असेंबली लैंग्वेज में अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग को सीख सकें। इसी तरीके से प्रोसीजर्स को कैसे बनाया जाता है, उन प्रोसीजर को कैसे हम कॉल करते हैं, प्रोसीजर्स को हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अरे और स्ट्रिंग को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, अरे और स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके साथ फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है वो भी हमें होना चाहिए कि हम फाइल्स में से डाटे को किस तरीके से रीड कर सकते हैं और फाइल में किस तरीके से अपने प्रोग्राम की मदद से डाटे को राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्री रैक है। अगर हमारे पास इतना नॉलेज, इतना स्किल्स होंगी तो हम असेंबली लैंग्वेज में आसानी के साथ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है ये बेसिकली टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। जैसे कि हमें पता है कि हम लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज़ नोन एज अ असेंबली लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर जिस कोड को अंडरस्टैंड करता है उसको बाइनरी कोड कहा जाता है। बाइनरी कोड जो है ये कंसिस्ट करता है 0-1 पर। इसका मतलब ये है कि जो कोड हम मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे वो कंसिस्ट करेगा 0-1 पर, चाहे वो आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखें, चाहे कोई डाटा लिखें, चाहे कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखें। तो जितना भी कोड हम लोग मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं वो 0-1 की फॉर्म में होता है। और मशीन लैंग्वेज है ये बेसिकली हमारे पास टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। और जो कोड, जो प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। यानी कि जिस मशीन पर वो कोड लिखा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ उसी मशीन पे वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है ये आपकी नॉट पोर्टेबल होती है। आप इसको किसी दूसरी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते।
मशीन लैंग्वेज जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोग्रामर। कोड या प्रोग्रामिंग किसने करनी है? ह्यूमन बीइंग ने करनी है, प्रोग्रामर ने करनी है। तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, प्रोग्राम को डिबग करना, ये प्रोग्रामर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो कोड, जो प्रोग्राम आप मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, बिकॉज हमारी मशीन उस कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है विदाउट नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर। जो कोड हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें कि एक कोड हमने लिखा 1011 0000011, अब इस कोड को अंडरस्टैंड करना यूज़र्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर हमें नहीं पता चला कि 1011 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो 101 जो है ये बेसिकली एक ऑप कोड है जो एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस ऑपरेशन का नाम क्या ऐड है। और आगे जो हमारे पास टेट्रा 00011 वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास 7 एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया। अगला जो हमारे पास बाइनरी कोड लिखा हुआ है वो 8 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो असेंबली लैंग्वेज में कोड को अंडरस्टैंड करना यूज़र्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी कोड, एज़ कम्पेयर टू मशीन कोड। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम आसानी के साथ इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो 2 नंबर्स को क्या कर रही है? ऐड कर रही है। What is assembly language? Assembly language हम किसे कहते हैं? Assembly language is a type of low level language. Assembly language होती है, डिपेंड करती है आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर और समटाइम्स डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप असेंबली की लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है ये डिपेंड कर रहा होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर और समटाइम डिपेंड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। असेंबली लैंग्वेज में हम लोग मशीन कोड की बजाय निमोनिक्स को यूज़ करते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो उसके लिए हम ऐड का सिंबल यूज़ करते हैं। कोई चीज़ आपने मूव करनी होती है, कोई डाटा आपने मूव करना होता है तो उसके लिए हम मूव की कमांड को यूज़ करते हैं, मूव के निमोनिक्स को यूज़ करते हैं। और अगर कोई चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट करनी है तो हम सब्ट्रैक्ट के निमोनिक्स को यूज़ करते हैं। ये जो निमोनिक्स होते हैं इनको हम सिंबल्स भी कहते हैं। इसी वजह से असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिकल लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है। इट इज़ नियर टू द ह्यूमन बीइंग, इट इज़ क्लोज टू द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज जो कोड हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं इसको ह्यूमन बीइंग जो है वो आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है इसको हमारी मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती, उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पेश आती है एंड दैट ट्रांसलेटर इज़ नोन एज अ असेंबलर। असेंबलर क्या है? हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड। जितने भी CPU हम लोग यूज़ करते हैं हर CPU की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज वी कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर में मौजूद जो रजिस्टर्स होते हैं हम अपनी असेंबली लैंग्वेज की मदद से उनके साथ डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर को यूज़ करते हैं। असेंबलर बेसिकली क्या होता है? असेंबलर हमारे पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुख्तलिफ़ असेंबलर जो हैं डिज़ाइन किए, जिसमें सबसे पहले टेज़म टर्बो असेंबलर जो कि बोरलैंड ने डिज़ाइन किया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नेज़म नेट वाइड असेंबलर फॉर बोथ विंडोज़ एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये जो आपके पास नेज़म असेंबलर है इसको हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने असेंबलर डिज़ाइन किया जिसको नाम दिया जाता है मैज़म का, जो कि विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया। इसी तरीके से EMU 8086 माइक्रो प्रोसेसर इमुलेटर, ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक असेंबलर है जो कि हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास हैं, यानी कि ये एक तो सिंपली है कि आपके पास 16 बिट को सपोर्ट करता है, इसमें आप 32 बिट 64 बिट रजिस्टर को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं असेंबली लैंग्वेज की जिनको EMU 8086 जो है वो सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इनिशियली जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हम EMU 8086 पे काम करेंगे और फिर जब हमने एडवांस लेवल पे जाना है तो फिर हम माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर पे काम करेंगे, मैज़म को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इनिशियली जो सीखने के लिए हमने प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, जो असेंबलर यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज अ EMU 8086। और जब हम एडवांस लेवल पर आएंगे तो फिर वहाँ पर हम लोग मैज़म के अंदर हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे।
व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ असम्बलर प्लस लिंकर। असम्बलर और लिंकर ये बेसिकली दोनों हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं। असम्बलर क्या करता है, असम्बली कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड, इनटू ऑब्जेक्ट कोड, जबकि जो लिंकर होता है ये ऑब्जेक्ट फाइल जो असम्बलर की मदद से जनरेट होती है उसको लिंक करता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और एक नई एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो जनरेट करता है। तो ये असम्बलर का काम क्या है, इसने असम्बली कोड को कन्वर्ट करना इनटू ऑब्जेक्ट कोड और उस ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर क्या करता है, लिंक करता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और एक नई फाइल जनरेट करता है जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट में एक या एक से ज़्यादा हमारे पास सोर्स फाइल हो सकती हैं। असम्बलर क्या करेगा, उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और लिंकर क्या करेगा, उनको लिंक करेगा लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और एक नई एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो जनरेट करेगा। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के डिफरेंस की बात करें तो मशीन लैंग्वेज जो है ये बेसिकली किसी भी प्रोसेसर की जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जो कोड हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हमारी मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती है विदाउट नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर। और जो कोड हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं वो कंसिस्ट करता है 0-1 पर, बाइनरी कोड पर। असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को, रजिस्टर्स को, मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के सिंबॉलिकल नेम्स और निमोनिक्स को यूज़ करते हैं। ये जो सिंबॉलिकल नेम्स और निमोनिक्स होते हैं इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी कि ऐड का सिंबल यूज़ करते हैं, मूव का सिंबल यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्ट का सिंबल यूज़ करते हैं, जिनको ह्यूमन बीइंग आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है इट इज़ लिटिल बिट नियर टू द हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उनकी रीडेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। लेकिन जो कोड हम असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं उसको ह्यूमन बीइंग तो अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन हमारी मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, इसलिए हमें असेंबलर की ज़रूरत पेश आती है जो असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड। इसी तरीके से जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलर्स को यूज़ करते हैं। कंपाइलर जो होते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन कोड, यानी कि कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में और कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो वाया असेंबलर जो होते हैं इनडायरेक्टली जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। हम ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कोड जो है इसको कंपाइलर ने डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में और फिर इस असेंबली लैंग्वेज कोड को असेंबलर जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर जो होता है ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट करेगा तो विद द हेल्प ऑफ असेंबलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड। इंस्ट्रक्शंस एंड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम डिफरेंट किस्म की कमांड्स को यूज़ करते हैं। उन कमांड्स को नाम दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि कंप्यूटर को बताती हैं क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो डील करता है बाइनरी नंबर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे वो 0-1 की फॉर्म में होंगी, बाइनरी फॉर्म में होंगी। सेट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इन इंस्ट्रक्शंस का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम नाम देते हैं किसका, इंस्ट्रक्शन सेट का। यानी कि जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज अ इंस्ट्रक्शन सेट। मशीन लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। एक इंस्ट्रक्शन जो होती है इसके हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, 2 फील्ड्स होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं ऑपकोड फील्ड का और सेकंड को हम नाम देते हैं ऑपरेंड फील्ड का। ऑपकोड फील्ड जो होती है ये बेसिकली स्पेसिफाई करती है कि हमारी इंस्ट्रक्शन ने किस किस्म का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। जो हम यूनिक ऑपकोड यूज़ करते हैं ऑपकोड फील्ड में ये बेसिकली स्पेसिफाई करेगी कि हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। अगर ऑपकोड फील्ड में हमारे पास ऑपकोड वैल्यू ऐड होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंस्ट्रक्शन ने ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अगर ऑपकोड की वैल्यू मूव होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो मूव का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो ऑपकोड फील्ड जो है ये बेसिकली स्पेसिफाई करती है कि हमारी इंस्ट्रक्शन ने किस किस्म का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है।
इंस्ट्रक्शन के सेकंड पार्ट को ऑपरेंड फील्ड कहा जाता है। ऑपरेंड फील्ड जो है ये बेसिकली कंटेन करती है एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन में जो आपके पास सोर्स ऑपरेंड है और जो आपके पास डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, इसका जो एड्रेस होता है ये बेसिकली ऑपरेंड फील्ड में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा 10 + 20, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, ऑपकोड फील्ड। ऑपकोड फील्ड में बेसिकली क्या होगा, ये प्लस का एड्रेस होगा, यानी कि जो आपके पास ऑपरेशन कोड है इसकी वैल्यू कहाँ पर होगी, ये ऑपकोड फील्ड में होगी। और ये जो 10 और 20 ये दोनों हमारे क्या हैं, ऑपरेंड हैं। इन ऑपरेंड्स का जो एड्रेस होगा वो किस में होगा, ऑपरेंड फील्ड में होगा। तो ये जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स होते हैं ये बेसिकली आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल नेम भी हो सकता है और इनमें से कोई रजिस्टर नेम भी हो सकता है। यानी कि ऑपरेंड फील्ड में हम कोई कांस्टेंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं और किसी रजिस्टर का एड्रेस जो है वो भी स्टोर किया जा सकता है। तो ऑपरेंड फील्ड जो है ये बेसिकली हमारे पास एक टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट वैल्यू को, वेरिएबल नेम को और रजिस्टर्स को। मैपिंग बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं इनटू असेंबली लैंग्वेज तो इनकी इंस्ट्रक्शंस के दरमियान 1-to-1 की मैपिंग नहीं होती। सम टाइम ये होता है कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करते हैं इनटू असेंबली लैंग्वेज तो हमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना पड़े उसकी ट्रांसलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में a=5। जब इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया गया असेंबली लैंग्वेज में तो यहाँ पर भी एक ही स्टेटमेंट यूज़ की गई, मूव a,5। इसका मतलब क्या है कि 5 को हम मूव कर रहे हैं a में। यहाँ पर भी हम यही कर रहे थे, 5 को हम असाइन कर रहे थे किसमें, a में। अरिथमेटिक b=a+5। अब यहाँ पर भी ये एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन इसके अगेंस्ट जब हमने इस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया इनटू असेंबली लैंग्वेज तो वी नीड 3 स्टेटमेंट्स। पहले हमने a की वैल्यू को मूव किया ax रजिस्टर में, फिर हमने ax को ऐड किया 5 के साथ और फिर जो ax में रिजल्ट आया उसको हमने दोबारा मूव किया किसमें, b में। यानी कि ये एक स्टेटमेंट थी हाई लेवल लैंग्वेज की। यहाँ पर जब इसको ट्रांसलेट किया गया असेंबली लैंग्वेज में तो इसके लिए हमें 3 स्टेटमेंट जो है वो हमें लिखनी पड़ी। इसी तरह कंट्रोल फ्लो जो है गो टू लेबल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जंप लेबल। ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारी असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वाई लर्न असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को क्यों सीखना चाहिए, असेंबली लैंग्वेज के क्या बेनिफिट्स हैं। इसका पहला एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक हाई लेवल लैंग्वेज कोड को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन कोड। सेकंड एडवांटेज हमारे पास यह है कि प्रोग्रामर जो होता है वो अपने कोड की मदद से सीपीयू में मौजूद रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है और किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए डाटे को रिट्रीव कर सकता है और किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डाटे को राइट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। असेंबली लैंग्वेज हमें ये अलाउ करती है कि हम अपनी तमाम सिस्टम रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। लाइक अगर आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की मदद से सीपीयू को एक्सेस करना है, मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करना है, तो हम अपने प्रोग्राम की मदद से इन सिस्टम रिसोर्सेज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसकी स्पीड फास्ट होती है बिकॉज इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं अपने हार्डवेयर को। हम अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डायरेक्टली डाटे को रीड करते हैं और डायरेक्टली डाटे को राइट करते हैं। दरमियान में हमें किसी सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं होती। जब हमने डाटे को रीड करना है तो हम डायरेक्टली पोर्ट से जाके डाटे को रीड करेंगे, जब हमने डाटे को राइट करना है तो डायरेक्टली हम अपनी पोर्ट पे जाके डाटे को राइट करेंगे, जिसकी वजह से असेंबली लैंग्वेज की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज एप्लीकेशन। असेंबली लैंग्वेज जो है ये यूज़ की जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जस्ट लाइक अ डिवाइस ड्राइवर। अगर आपने किसी डिवाइस का ड्राइवर डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या किसी भी किस्म का अगर हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर असेंबली लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो स्मॉल एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, यानी कि हम एक चिप डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर माइक्रो कोडेड इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर की जाती हैं। जस्ट लाइक आप रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल ले लें, मोशन डिटेक्शन सिस्टम की एग्जांपल ले लें, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल ले लें, तो ये जो हमारे पास स्मॉल एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं इनमें भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, हार्ड कोड करते हैं।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपने आज का वीडियो लेक्चर सुनना है और इन इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स का आंसर जो है वो आपने लिखना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछना है, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, वाई लर्न असेंबली लैंग्वेज, व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज, हाउ इज़ असेंबली लैंग्वेज रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज, व्हाट इज़ एन असेंबलर, हाउ इज़ असेंबली लैंग्वेज रिलेटेड टू हाई लेवल लैंग्वेज, इज़ असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल। इन तमाम क्वेश्चंस के आपने आंसर जो हैं आज का वीडियो लेक्चर सुनने के बाद फाइंड आउट करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से आप डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।